क्या तुम जानते हो, अगर तुम $100 को सिर्फ 14 बार डबल करो तो वो करीब $16 लाख बन जाता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली सवाल है, क्या तुम इतना इंतजार कर पाओगे? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पैसा अभी चाहिए। तुम चाहते हो कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस में ना हो, बल्कि तुम उसे जी भी सको। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए 50 साल नहीं, सिर्फ एक मौका, एक डील या एक सही फैसला काफी होता है। जैसे एमिनेम ने कहा था, क्या तुम उस मौके को पकड़ोगे या उसे जाने दोगे? तो आज हम बात करने वाले हैं 15 सबसे तेज तरीकों की अमीर बनने के लिए। ये रास्ते सबसे सुरक्षित नहीं हैं, सबसे समझदारी भरे भी नहीं, लेकिन अगर बात सिर्फ स्पीड की है तो ये सबसे आगे है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां गेम बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 15 से, हाई इनकम करियर प्लस इन्वेस्टिंग। ये रास्ता सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम करने वाला भी यही है। इसमें 8 से 15 साल लगते हैं और सफलता की संभावना 60% से 80% तक होती है। इस रास्ते में तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस। मतलब एक अच्छी स्किल सीखो, अच्छी नौकरी या इनकम बनाओ और हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते रहो बिना छुए। यही वो चीज है जो धीरे धीरे बड़ा फर्क बनाती है। मान लो एक इंजीनियर हर महीने $2000 बचाता है और उसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अगर उसे सालाना करीब 10% रिटर्न मिलता है तो 15 साल बाद उसके पास $8 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें कोई लक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ टाइम और डिसिप्लिन। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है, लोग इस रास्ते पर टिक नहीं पाते। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टिंग बंद कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। सच ये है कि ये तरीका काम करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं करते क्योंकि वो इम्पेशेंट हैं। अब आते हैं नंबर 14 पर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। इसमें 5 से 12 साल लग सकते हैं और सफलता की संभावना सिर्फ 5% से 15% के बीच होती है। ये स्लो मनी है जो एक दिन अचानक बड़ा बन जाता है। इसमें तुम्हें सीखना पड़ेगा डील एनालिसिस, नेगोशिएशन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। तुम जमीन खरीद सकते हो, होल्ड कर सकते हो या उस पर कुछ बिल्ड करके उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। असली गेम है ग्रोथ को पहले पहचानना। एक एग्जाम्पल समझो, एक आदमी ऑस्टिन के बाहर 3 करोड़ में जमीन खरीदता है। लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन 5 साल बाद वहां हाईवे बनता है, जमीन की वैल्यू एक्सप्लोड हो जाती है और वो उसे 30 करोड़ में बेच देता है, बिना कुछ बनाए। अब उसके पास कैपिटल है, वो बैंक के पास जाता है और $10 मिलियन का लोन लेता है, कॉन्डोज बनाता है। 5 साल बाद वही प्रोजेक्ट $25 मिलियन में बिकता है। यही है लेवरेज का गेम, अपने पैसे से ज्यादा दूसरों के पैसे से खेलना। लेकिन यहां एक असम्पशन है जिसे चैलेंज करना जरूरी है। हर जमीन ऑस्टिन नहीं बनती, हर डील हाईवे नहीं लाती। रियल एस्टेट में टाइमिंग और लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है और गलत डिसीजन तुम्हें सालों पीछे भी धकेल सकता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सा तरीका सबसे तेज है, सवाल ये है कि तुम कितना रिस्क झेल सकते हो, क्योंकि जितनी तेजी उतना ही रिस्क। और अगर तुम सिर्फ स्पीड के पीछे भाग रहे हो तो हो सकता है तुम स्टेबिलिटी खो दो। सच ये है कि रियल एस्टेट में लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें तरीका नहीं आता, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास पैसा, पेशेंस या करेज खत्म हो जाता है। ये गेम सीखने वाला है और अगर लोग तुम पर भरोसा करके पैसा देने लगें तो तुम बार बार ग्रो कर सकते हो। लेकिन असम्पशन ये है कि फंडिंग हमेशा मिलेगी, जबकि रियलिटी में ट्रस्ट बनाना सबसे मुश्किल पार्ट है। अब आते हैं नंबर 13 पर, कंपनी आईपीओज। टाइमलाइन 4 से 10 साल और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% से 5%। ये वही जगह है जहां तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन आउटकम पूरी तरह बदल सकता है अगर तुम सैलरी के बजाय ओनरशिप को चुनते हो। यहां स्किल्स हैं, सही कंपनी चुनने का जजमेंट, पेशेंस, इक्विटी की समझ और टिके रहने की ताकत। मान लो कोई अर्ली एम्प्लॉय एयरबीएनबी में जुड़ता है, कैश कम लेता है लेकिन शेयर्स लेता है, और जब आईपीओ होता है वही शेयर्स उसे मिलियनेयर बना देते हैं। काम वही, एफर्ट वही, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग। लेकिन यहां एक बड़ा रिस्क है, अगर तुम गलत कंपनी में फंस गए तो सालों तक कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग सैलरी ऑप्टिमाइज करते हैं, ओनरशिप नहीं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट कंफर्ट चाहिए। असली सवाल है, क्या तुम शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस कर सकते हो लॉन्ग टर्म जंप के लिए? अब नंबर 12, फ्रेंचाइज ओनरशिप। टाइमलाइन 4 से 8 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 15% से 25%। ये प्लग एंड प्ले वेल्थ है, यानी सिस्टम पहले से बना हुआ है, तुम्हें बस उसे सही तरीके से चलाना है। यहां तुम्हें क्रिएटिविटी नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। स्किल्स हैं ऑपरेशंस, हायरिंग, सिस्टम्स थिंकिंग और सही लोकेशन चुनना। तुम एक ब्रांड, प्रोडक्ट और प्रूवन सिस्टम खरीदते हो।
मतलब जीरो से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। एक कपल फास्ट फूड आउटलेट शुरू करता है। पहले साल बहुत मेहनत करता है। लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बजाय वो दूसरा आउटलेट खोलते हैं, फिर तीसरा, और 6 साल बाद उनके पास 7 लोकेशंस होती हैं जो साल का 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट दे रही हैं। बर्गर्स वही, फ्राइज वही, लेकिन स्केल बदल गया। लेकिन यहां भी असम्पशन डेंजरस है। बस सिस्टम फॉलो करो और पैसा आ जाएगा। असल में बहुत लोग फेल होते हैं क्योंकि वो इसे जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, सिस्टम की तरह नहीं। अगर तुम खुद को डेली ऑपरेशन से बाहर नहीं निकाल पाए तो ये एसेट नहीं बनेगा, बस एक बिजी जॉब बनकर रह जाएगा। अब नंबर 11, स्मॉल बिजनेस पार्टनरशिप। टाइमलाइन 3 से 7 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 10% से 20%। ये ओनरशिप है, लेकिन बिना स्पॉटलाइट के। यहां तुम्हें चाहिए कैपिटल एलोकेशन, नेगोशिएशन, टैलेंट पहचानने की एबिलिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना और बेसिक फाइनेंस की समझ। तुम खुद बिजनेस शुरू नहीं करते, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग या ग्रोइंग बिजनेस में पार्टनर बनते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप है पार्टनरशिप, इजी मनी। रियलिटी में पार्टनरशिप ट्रस्ट का गेम है, और अगर पार्टनर गलत निकला तो पैसा ही नहीं, रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है। इसलिए यह रास्ता फास्ट है, लेकिन बिना सही जजमेंट के बहुत रिस्की भी है। नंबर 11 की बात को थोड़ा और गहराई से समझो। तुम्हें बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी ऐसे बिजनेस का हिस्सा खरीद सकते हो जो पहले से चल रहा है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहां असम्पशन यह है कि अच्छा बिजनेस और सही ओनर मिल जाएगा, जबकि असल में ऐसे मौके ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है। मान लो एक प्लम्बर है जो पूरी तरह बुक्ड है, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहा। एक इन्वेस्टर 50 लाख लगाता है, सिस्टम सेट करता है और 30% इक्विटी ले लेता है। 3 साल बाद वही बिजनेस 10 करोड़ साल का कर रहा है। प्लम्बर कम काम कर रहा है और पार्टनर स्टेडी इनकम ले रहा है। यही है क्वाइट मनी, बिना शोर के पैसा बनाना। लेकिन ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि या तो वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते या सही पार्टनर चुनने की समझ नहीं रखते। सच ये है, गलत पार्टनर तुम्हें बिजनेस से ज्यादा नुकसान दे सकता है। अब नंबर 10, स्टार्टअप एक्विजिशन। टाइमलाइन 3 से 8 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी सिर्फ 8% से 3%। यहां एक बड़ा मिथ है कि तुम्हें यूनिकॉर्न बनाना पड़ेगा, जबकि रियलिटी यह है कि तुम्हें बस इतना वैल्यूएबल बनना है कि कोई बड़ी कंपनी तुम्हें खरीदना चाहे। यहां स्किल्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीड, प्रोडक्ट मार्केट फिट, स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन। मान लो 2 फाउंडर्स एक छोटा टूल बनाते हैं शॉपिफाई स्टोर्स के लिए। कोई बड़ा मार्केट नहीं, कोई हाइप नहीं, लेकिन एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कुछ साल बाद वही टूल शॉपिफाई जैसी कंपनी के लिए इतना यूजफुल हो जाता है कि वो उसे $20 मिलियन में एक्वायर कर लेती है। उन्होंने मार्केट डोमिनेट नहीं किया, बस सही बायर के लिए वैल्यू क्रिएट की। यही फर्क है। लेकिन यहां एक गलती लोग बार बार करते हैं, वो वही बनाते हैं जो उन्हें पसंद है, ना कि जो मार्केट को चाहिए। हार्श ट्रूथ ये है, तुम्हें लाखों कस्टमर्स नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ एक बायर चाहिए जिसके पास बड़ा चेकबुक हो। अब आते हैं नंबर 9, अर्ली क्रिप्टो या मीम स्टॉक्स। टाइमलाइन 6 महीने से 5 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 8% से 5%। ये सबसे तेज पैसा हो सकता है, लेकिन सबसे डेंजरस भी। यहां स्किल्स हैं कन्विक्शन, टाइमिंग, इमोशनल कंट्रोल और रिस्क टॉलरेंस। एक टीनेजर अपने बर्थडे के $100 से बिटकॉइन या डोजकॉइन खरीदता है, या रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स से कोई मीम स्टॉक। वो क्रैश में भी होल्ड करता है और सालों बाद वही इन्वेस्टमेंट लाखों का हो जाता है। उसने मार्केट को बीट नहीं किया, बस पैनिक नहीं किया। लेकिन यहां असम्पशन खतरनाक है कि अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। असलियत यह है, ज्यादातर लोग लेट एंट्री करते हैं, जल्दी पैनिक करते हैं और खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। यही कारण है कि ये रास्ता लेजेंड्स भी बनाता है और फाइनेंशियल डिजास्टर्स भी। सच बोलूं तो तुमने क्रिप्टो मिस नहीं किया, तुमने हेजिटेट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगला मौका भी सेफ होगा। स्पीड और रिस्क हमेशा साथ आते हैं। पहले एक बात साफ समझो, प्राइवेट कम्युनिटी में लोगों ने बिटकॉइन 61-62K पर खरीदा। ये सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असम्पशन ये है कि वो सही टाइमिंग था। रियलिटी ये है कि बिटकॉइन जैसी असेट्स में एंट्री प्राइस ही सब कुछ नहीं होता। वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि एक्सपीरियंस्ड लोग भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए ब्लाइंडली फॉलो करना वेल्थ स्ट्रैटेजी नहीं है। अब आते हैं नंबर 8, हाई कमीशन सेल्स। टाइमलाइन 1 से 3 साल और सक्सेस प्रोबेबिलिटी 20% से 40%। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ऑडियंस नहीं है, कोई बिग बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सबसे तेज लेजिट रास्तों में से एक है। यहां तुम्हें चाहिए परसुएजन, कम्युनिकेशन, रिजेक्शन सहने की ताकत, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। तुम्हें कुछ इन्वेंट नहीं करना,
तुम्हें लोगों के इमोशन को एक्शन में बदलना है। अगर तुम सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट, सोलर, रिक्रूटिंग या हाई टिकट सर्विसेज बेच सकते हो तो तुम बिना डिग्री के भी डॉक्टर्स और इंजीनियर से ज्यादा कमा सकते हो। मान लो एक लड़का बिना कॉलेज के डोर टू डोर सोलर बेचता है। पहले महीने 300 बार रिजेक्ट होता है, दूसरे महीने 4 डील्स क्लोज करता है, तीसरे महीने पिच समझ में आने लगती है। 2 साल बाद वही इंसान 3 लाख महीना कमा रहा है, क्योंकि हर डील पर उसे 10-15 हजार कमीशन मिल रहा है। लेकिन यहां एक इल्यूजन है, बस सेल्स सीख लो और पैसा आ जाएगा। असल में 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। वो नो को पर्सनल ले लेते हैं और स्किल डेवलप होने से पहले ही क्विट कर देते हैं। अगर तुम ह्यूमिलिएशन फेज सरवाइव कर गए तब ये गेम बदलता है। अब नंबर 7, फ्लिपिंग। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। टाइमलाइन 30 दिन से 3 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 30% से 50%। ये कैपिटलिज्म का सबसे रॉ फॉर्म है। वैल्यू क्रिएट करो परसेप्शन के जरिए। यहां स्किल्स हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, नेगोशिएशन, स्पीड, मार्केट अवेयरनेस और टेस्ट, यानी समझ कि क्या बिकेगा। एक महिला फेसबुक मार्केट प्लेस से 8,000 में काउच खरीदती है, उसे साफ करती है, अच्छे फोटोज लेती है और 15,000 में बेच देती है, सिर्फ 2 दिन में। वो यही प्रोसेस बार बार दोहराती है, पहले 5 बार फिर 20 बार, और 1 साल में ये साइड इनकम नहीं, फुल बिजनेस बन जाता है। वेयरहाउस, एम्प्लॉइज, सब कुछ। यही स्केल का खेल है। लेकिन यहां भी असम्पशन डेंजरस है, बस बाय लो, सेल हाई। असल में सबसे मुश्किल चीज है सही वैल्यू पहचानना। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किसी चीज की असली कीमत क्या है। यही असली एज है। आई डेवलप करना, अंडर प्राइस्ड आइटम्स पहचानना, डेस्परेट सेलर्स समझना, खराब लिस्टिंग्स में हिडन अपॉर्चुनिटी देखना और कस्टमर क्या चाहता है ये समझना। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सही जजमेंट। यही फर्क है। एक फ्लिप अगर किया तो वो लक लगता है, लेकिन जब तुम 100 बार वही प्रोसेस दोहराते हो तो वो सिस्टम बन जाता है, और सिस्टम्स ही असली पैसा बनाते हैं। ज्यादातर लोग यहीं फेल होते हैं। वो ग्रीडी हो जाते हैं या स्केल करना नहीं सीखते। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, प्रिडिक्शन मार्केट बेट्स। टाइमलाइन 1 दिन से 6 महीने, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 5% से 10%। ये रिसर्च वाला बेटिंग है, लेकिन एक असम्पशन डेंजरस है कि रिसर्च इक्वल टू सर्टेनिटी। असल में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। यहां स्किल्स हैं, रिसर्च, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, स्पीड और इंफॉर्मेशन एडवांटेज। तुम किसी इवेंट को देखते हो, इलेक्शन, लॉ सूट, पॉलिसी चेंज, और समझते हो कि क्राउड गलत प्राइस लगा रही है। मान लो एक ट्रेडर देखता है कि मीडिया कुछ दिखा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। वो डेटा चेक करता है, नैरेटिव से मिसमैच देखता है और बड़ा बेट लगाता है। कुछ हफ्तों में वो कई गुना पैसा बना लेता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, मैं क्राउड से स्मार्टर हूं। सच ये है कि मार्केट्स में बहुत स्मार्ट लोग होते हैं और एज निकालना बहुत रेयर होता है। ज्यादातर लोग इमोशन से बेट करते हैं, हेडलाइंस फॉलो करते हैं और कॉन्फिडेंस को स्किल समझ लेते हैं। यह टेक्निकली गैम्बलिंग ही है, बस थोड़ा स्मार्टर दिखता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो ये रास्ता तुम्हें जल्दी बना भी सकता है और उतनी ही तेजी से गिरा भी सकता है। अब नंबर 5, मैक्स लेवरेज ट्रेडिंग। टाइमलाइन 1 घंटे से 12 महीने, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम से 5% तक। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये हाई रिस्क बेटिंग है। यहां स्किल्स हैं, एक्सट्रीम डिसिप्लिन, टाइमिंग, रिस्क कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन और पोजीशन साइजिंग। लेकिन सच ये है, स्किल से ज्यादा यहां सेल्फ कंट्रोल काम आता है। एक ट्रेडर 5,000 को लेवरेज के साथ 80,000 बना देता है कुछ हफ्तों में। उसे लगता है कि उसने चीट कोड ढूंढ लिया है, फिर वो डबल डाउन करता है और एक गलत मूव में सब जीरो। उसी दिन कोई दूसरा ट्रेडर ऑपोजिट पोजीशन लेकर मिलियंस कमा लेता है। सेम मार्केट, सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग। यहां ईगो सबसे बड़ा एनिमी है। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? स्क्रीनशॉट्स। लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉसेस नहीं, और देखने वाले को लगता है मैं भी कर सकता हूं। यही कॉन्फर्मेशन बायस है। सच ये है, ये शायद सबसे तेज लीगल तरीका है पैसा मल्टीप्लाई करने का, लेकिन उतनी ही तेजी से खुद को खत्म करने का भी। एक दिन में रिच बना सकता है और उसी दिन तुम्हें वार्निंग स्टोरी भी बना सकता है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो असली सवाल ये है, क्या तुम स्पीड के पीछे जा रहे हो या सस्टेनेबल वेल्थ के पीछे? क्योंकि जितनी तेजी उतना कंट्रोल जरूरी है। नंबर 4, हिट सॉन्ग। टाइमलाइन 1 दिन या 10 साल की इनविजिबल मेहनत, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 8% से भी कम।
बाहर से ये ओवरनाइट सक्सेस लगता है, लेकिन अंदर से ये सालों की कंसिस्टेंसी, रिजेक्शन और स्ट्रगल का रिजल्ट होता है। यहाँ स्किल्स हैं क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। एक हिट सॉन्ग सिर्फ गाना नहीं होता, ये एसेट होता है जो स्ट्रीमिंग, रॉयल्टीज, टूरिंग, ब्रांड डील्स और लाइसेंसिंग से सालों तक पैसा देता है। मान लो कोई आर्टिस्ट 8 साल तक लगातार गाने डालता है, कुछ नहीं होता, फिर एक ट्रैक टिकटॉक पर एक्सप्लोड करता है, 100 मिलियन स्ट्रीम्स, लेबल डील्स, शोज, एवरीथिंग बदल जाता है। लोगों को लगता है ओवरनाइट, लेकिन असल में ये 10 साल की मेहनत है जो 3 मिनट में दिखी। लेकिन यहां एक गलत असम्पशन है, बस टैलेंट हो तो हिट मिल जाएगा। रियलिटी ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमिंग और ओनरशिप इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो टैलेंटेड नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जल्दी क्विट कर देते हैं या अपना म्यूजिक ओन नहीं करते। अब नंबर 3, गो वायरल। टाइमलाइन 1 पोस्ट से 2 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 8% से 3%। ये अटेंशन को मनी में बदलने। यहां स्किल्स हैं स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्पीड, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग और मोनेटाइजेशन। आज तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं, बस एक आइडिया चाहिए जो लोग इग्नोर ना कर सकें। मान लो कोई क्रिएटर एक सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है बेहतर तरीके से, वीडियो वायरल हो जाता है, 20 मिलियन व्यूज, 3 लाख फॉलोअर्स। 90 दिनों में वो $2 लाख कमा लेता है, वीडियो से नहीं बल्कि उस अटेंशन को कन्वर्ट करके। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप है, लोग वायरल तो हो जाते हैं, मोनेटाइज नहीं करते। वो वेट करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता कि अटेंशन को पैसे में कैसे बदलना है। व्यूज रिच नहीं बनाते, ओनरशिप और कन्वर्जन बनाते हैं। अब नंबर 2, इनहेरिटेंस। टाइमलाइन वेक दिन, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 10% से 20% की मीनिंगफुल वेल्थ मिले। ये वेल्थ ट्रांसफर है, क्रिएशन नहीं। यहां स्किल्स हैं प्रिजर्वेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिस्ट्रेंट और इमोशनल कंट्रोल। तुम्हें यह पैसा कमाना नहीं पड़ा, लेकिन संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जेनरेशनल ट्रांसफर होने वाले हैं, हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेल्थ शिफ्ट। मान लो 2 सिबलिंग्स को $2 मिलियन मिलते हैं। एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है, कार्स लेता है, सबको खुश करता है, और धीरे धीरे पैसा खत्म। दूसरा इन्वेस्ट करता है, कंट्रोल रखता है और उसी पैसे को ग्रो करता है। आउटकम पूरी तरह अलग। यहां असम्पशन ये है कि इजी मनी इजी लाइफ देगा, जबकि रियलिटी में इजी मनी अक्सर फास्ट लॉस बन जाता है। 5 साल बाद एक भाई पूरी तरह टूट चुका है और दूसरा वही $2 मिलियन को 5 मिलियन प्लस में बदल चुका है। शुरुआत सेम थी, फर्क सिर्फ बिहेवियर का था। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग वेल्थ को इनकम समझ लेते हैं और फिर डिसीजंस भी उसी हिसाब से लेते हैं। सच ये है, अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना एक अलग स्किल है। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को मैनेज करना सीखा ही नहीं। गिल्ट, प्रेशर, लाइफस्टाइल सब मिलकर वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब नंबर 1, लॉटरी जैकपॉट। टाइमलाइन 1 सेकंड, सक्सेस प्रोबेबिलिटी करीब 30 लाख में से 1, यानी प्रैक्टिकली 0। ये प्योर लक है। यहां स्किल जीतने में नहीं, बचाने में काम आता है। मान लो एक आदमी $10 मिलियन जीतता है, 3 साल में नई कार्स, नया घर, नए लोग और नए प्रॉब्लम्स। 5 साल में बैंकरप्ट। वही दूसरी तरफ कोई विनर एनोनिमस रहता है, एडवाइजर्स रखता है, इन्वेस्ट करता है और 10 साल बाद भी वेल्थी है। यहां असम्पशन ये है, पैसा आ गया तो लाइफ सेट। लेकिन रियलिटी ये है, पैसा सिर्फ एम्पलीफाई करता है जो तुम पहले से हो। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब बोनस, असली फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। टाइमलाइन 1 से 10 साल, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 30% से 60% अगर सही तरीके से किया जाए। और ये कोई मेथड नहीं है, ये है प्रॉक्सिमिटी। यहां स्किल्स हैं नेटवर्किंग, पोजिशनिंग, वैल्यू क्रिएशन और सोशल अवेयरनेस। पैसा रैंडमली मूव नहीं करता, ये सर्कल्स, रूम्स, नेटवर्क्स में मूव करता है। डील्स गूगल पर नहीं होती, डील्स डिनर टेबल्स पर होती हैं, प्राइवेट चैट्स में होती हैं, उन लोगों के बीच होती हैं जो पहले से ट्रस्ट करते हैं। एक जूनियर एम्प्लॉई एक इवेंट अटेंड करता है जिसे वो स्किप करने वाला था, वहीं किसी फाउंडर से मिलता है, जॉब मिलती है, इक्विटी मिलती है और इवेंचुअली एग्जिट। उसने इंटेलिजेंस नहीं बदली, उसने एनवायरनमेंट बदला और यही गेम बदल देता है। लेकिन यहां एक असम्पशन चैलेंज करना जरूरी है। बस रिच लोगों के पास बैठ जाओ और सक्सेस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर तुम वैल्यू नहीं लाते तो कोई तुम्हें रूम में नहीं रखेगा। प्रॉक्सिमिटी काम करती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सच ये है, लोग वहीं रहकर रिच बनने की कोशिश करते हैं जहां कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती।
अगर तुम लो एम्बिशन और लिमिटेड एक्सपोजर वाले एनवायरनमेंट में हो तो मेहनत करने के बाद भी आउटकम नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम खुद को उन रूम्स में डालते हो जहां डील्स हो रही हैं, लोग बिल्ड कर रहे हैं, पैसा फ्लो हो रहा है, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी चेस नहीं करनी पड़ती, अपॉर्चुनिटी तुम्हें नोटिस करती है। सबसे बड़ा फर्क रिच और पुअर में एफर्ट का नहीं है, एक्सपोजर का है। इस लिस्ट के हर रास्ते काम करते हैं, लेकिन हर रास्ता तुमसे एक अलग वर्जन मांगता है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि तरीका गलत था, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, एक बात साफ है, रिच बनना कोई मिस्ट्री नहीं है। ये टाइमिंग, स्किल, एनवायरनमेंट और कुछ टफ डिसीजंस का कॉम्बिनेशन है जो ज्यादातर लोग लेने से डरते हैं।